Good afternoon, everyone. आवाज वगैरह सबको क्लियर आ रही है, एक बार बता देंगे? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर अभी आपका क्लास है क्या? हाँ सर, अभी 1 बजे मेरी क्लास है। सर जैसा कि पीडीएफ आया था अभी मेरी क्लास दिए हुए थे पीडीएफ में। 1 मिनट से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। एक्चुअली जो रेगुलर बैच चल रही है पहले की ना, अच्छा सर। तो उसमें तो क्योंकि आज आज से न्यू सिलेबस से चलना है ना सर। एक्चुअली मैं कंफर्म कर लेता हूँ सर एक बार। अच्छा ओके सर। सर आप हो क्लास में ना सर? मैं कंफर्म कर देता हूँ एक बार। अच्छा ठीक है सर। गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए आज हम लोग गुड आफ्टरनून विभूति नारायण जी। जी हाँ 2 मिनट रुकिएगा। गुड आफ्टरनून विभूति जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। सर दिख नहीं रहा है कुछ भी। हाँ अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग का जो क्लास है आज से न्यू पैटर्न पर चलेगी क्लासेस। अब से इससे पहले की इस टाइमिंग पर मोनू सर की क्लास हुआ करती थी, जो आज से इस समय पे मैं लूंगा क्लास। जी सर। देखिए आज से जो न्यू सेशन होगी तो मैं यहाँ पर फाइल देखिए सभी को फाइल दिख रही है? जी जी सर। हाँ आज हम लोग की जो न्यू क्लास चलेगी तो ये जो हम लोग ज्योग्राफी ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्लास आज से लेना स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला जो चैप्टर है ये हम लोग जलवायु परिवर्तन से स्टार्ट करेंगे। अगर जैसे कि देखिए जिनको भी अगर कॉपी में नोट्स बनाना हो तो कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी से पहले ये क्लास कर चुके हैं, ये कल की क्लास में मैंने करवाया था, तो ये अभी से हम नोट्स यहाँ पर स्टार्ट करवाते हैं लिखवाना। ठीक है अच्छा सर, ये पूछ रहे थे। हेलो सर कई हेलो। हाँ जी लक्ष्मी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये जो पूछ रहे थे कि सबकी क्लास जो है स्टार्टिंग हो रही है, आपकी स्टार्टिंग से नहीं होगी, यहीं पे होगी ना? हाँ ये स्टार्टिंग ही जो से है ये। हाँ यहीं से जो स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग होगी, हाँ जी। कौन सा ये समुद्र विज्ञान होती है इसको, और क्या कहते हैं इसको, पर्यावरण होती है?
नहीं नहीं तो कौन सा ये पर्यावरण? ये जो चैप्टर है या इन्वायरमेंट चैप्टर से, पर्यावरण चैप्टर से स्टार्ट है। और समुद्र विज्ञान वाली सोम मंगल बुध 3 दिन रहेगी? नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन रहेगी। ये क्या वो समुद्र विज्ञान? हाँ जी, समुद्र विज्ञान 4 दिन रहेगी। ओके, और 2 दिन ये? हाँ, 2 दिन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रहेगी। देखिए, इकोलॉजी ओके एंड सर। एनवायरनमेंट की आप लोगों को 1 मिनट मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड गुड आफ्टरनून करवाता हूँ। सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मंजित जी। देखिए, आज की क्लास में मैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का जो जितना भी जो क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कॉपी में नोट्स करवाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा जलवायु परिवर्तन। सर ये कल करवाए वही नहीं है? हाँ हाँ, जो ये दूसरे टाइमिंग पे करवाई गई थी, तो आज से इसी टाइमिंग पर करवाया जाएगा। सर ये फिर हमने तो कर रखा है, करें या नहीं करें? आपका मन है कि अगर आपको आज समझना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके ऊपर में है। नहीं आपने नहीं सर, आपने हाँ जी, बोलिए। मेरे कहने का मतलब सर ये है कि नोटबुक में मैं लिखूं या नहीं लिखूं, वैसे तो समझ लूंगी मैं, लेक्चर तो हाँ लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने हाँ, कल आपने लिखवाया था ना तो मैंने लिख रखा है, इसलिए कह रही हूँ। हाँ हाँ, आपने लिख रखा तो ये आप बस समझ लीजिए क्लास को। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, देखिए, जलवायु परिवर्तन हेडिंग लिखिएगा। इसमें लिखिएगा जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगी उसी चीज को यहाँ पर लिखवाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो मानव गतिविधियों, अगर किन्हीं को सर कुछ एक चीज पूछना हो। बता दीजिए, आज एमसीक्यू होगा या नहीं? हाँ जी, एमसीक्यू होगा जी। तो सर अभी टाइम लगेगा ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ क्योंकि मेरा फोन चार्ज है। अच्छा, ठीक है। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो मानव गतिविधियों, विशेष रूपों से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण शुरू हो रही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के क्या होता है, जैसे एक लंबे समय तक एक ही प्रकार का जो जलवायु होती है उसमें अगर धीरे धीरे परिवर्तन आता है, उसी को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग कहेंगे भारत देश में कि जम्मू कश्मीर का कैसा जलवायु है, तो वो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर काफी शीत जलवायु है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ठंड ही रहती है। अगर हम लोग राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान एक गर्म इलाका है, तो वहाँ का जो जलवायु होता है वो काफी गर्म होती है। तो धीरे धीरे ये पूरे विश्व में हम लोग देखते आ रहे हैं कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण में ये इतना ज्यादा हीट होते जा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जलवायु धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो ये सभी के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा भंडार हो जा रहे हैं गैसों का, जिस कारण से जो जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। क्या क्या किन्हीं को कॉपी में नोट्स करना है इम्पोर्टेंट टॉपिक को? जी सर। हाँ जी, लिखिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ हम हटा देंगे कुछ देर के बाद यहाँ पे, उसके बाद व्हाइट बोर्ड में मैं समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर लिखिएगा जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो मानव गतिविधियों विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं से
होने वाले औद्योगिक प्रक्रियाओं से होने वाले ग्रीन हाउस गैस, अंडर ब्रैकेट लिखेगा CO2, मीथेन, ब्रैकेट क्लोज, के उत्सर्जन के कारण तीव्र हो रही है। यहाँ पे कौन सी गैसों के कारण तीव्र हो रही है? जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के कारण यहाँ पर इतना ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही धीरे धीरे कि यहाँ पर जलवायु जो हो रही है कि परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? पेड़ पौधे हम लोग जो गैस लेते हैं वो कौन से गैस लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? उत्सर्जन लेने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? लेने का काम करते हैं। और वो हम लोगों को कौन सी गैस प्रोवाइड करवाते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो अगर अधिक मात्रा में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही फैला हुआ रहेगा तो हम लोग के ऑक्सीजन जो हम लोग गैस लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन गैस में भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा? मिला हुआ रहेगा। तो जिस कारण से हम लोगों की जो स्वास्थ्य समस्या है वह काफी गंभीर होने लगेगी। जिस कारण से हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहाँ पर रहा है? कौन से स्टेट में? दिल्ली। तो दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूशन इतना अधिक है कि वहाँ पर कई लोगों को वहाँ पर गंभीर प्रकार की बीमारियां से ग्रसित है। तापमान में वृद्धि जैसे देखते हैं कि हर साल औसत लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। हर साल कितनी डिग्री का वृद्धि हो रही है? 1.1 डिग्री सेल्सियस। ये प्री इंडस्ट्रियल स्तर से। प्री इंडस्ट्रियल स्तर का मतलब क्या होता है? जहां पर छोटे पैमाने पर उद्योग होते हैं, जहां पर जैसे यहाँ भारत देश में भी मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, ये सभी जगहों पर काफी ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और जब जब यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन होते हैं तो वहां पर मौसम में भी यहाँ पर विभिन्नता देखने को हम लोग को मिलता है। मौसम में क्या क्या विभिन्नता देखने को मिलेगा? यहाँ अचानक से अगर जलवायु में परिवर्तन होंगे तो जितने भी जो मौसम ये सभी हैं वे अचानक कभी भी बदल सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों को जो भारत देश में है तो यहाँ पर जो शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है? शीत ऋतु आती है सितंबर मंथ में स्टार्ट होती है। अगर यही जलवायु परिवर्तन रहेगी तो धीरे धीरे ये लेट से आना स्टार्ट करेगी, या तो फिर काफी जल्दी आ जाएगी या तो फिर काफी लेट से आएगी। जैसे गर्मी का सीजन जो होता है तो ये जून से स्टार्ट होती है, जून से देखने को मिलता है। मगर अभी मौसम हम लोग का जलवायु इतनी ज्यादा जो गर्म हो रही है तो धीरे धीरे हम लोग को मार्च के एंडिंग में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोगों को गर्मी का एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर गर्मी आना स्टार्ट हो गई है। तो ये क्यों होता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है। ये पहला पॉइंट था, इसमें लिख सकते हैं तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि लिख सकते हैं पहला पॉइंट। तापमान में वृद्धि के अंदर में लिख सकते हैं वैश्विक औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। और उससे क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है? बाढ़, सूखा, तूफान और जंगल की आग। जंगल की आग कैसे लगते हैं? जब अगर मौसम काफी ज्यादा तेज होगा, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी तो वहां पर जितने भी जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं उनमें उनमें क्या होती है कि आग लगना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम लोग हाल के लगभग इसी साल के स्टार्टिंग में ये सुने होंगे कि अमेरिका का जो शहर है अलास्का, वहां पर काफी भीषण आग लग गई थी। वहां पे काफी तेज आग लगी थी, जिस कारण से वहां पर कितना हेक्टेयर भूमि वहां पर पूरे आग की चपेट में आ गए थे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा हिमनद पिघलना। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? हिमनद पिघलना। हिमनद का अर्थ क्या होता है?
हिमनद जैसे जितने भी जो पर्वत पहाड़ ये सभी होते हैं, अभी मैं यहाँ पर ये पीडीएफ को हटा रहा हूँ, मैं उसके बाद डायरेक्ट बोलकर लिखवाऊंगा। यहाँ पर कितने लोग लिख रहे हैं कॉपी में, ये बता सकते हैं? विभूति जी, सजीवन जी, राखी सागर जी, मंजित जी, क्योंकि पहले लिख चुके हैं। सर मैंने लिख लिया, मैं सुन रही हूँ सिर्फ। हाँ हाँ जी, आपने पहले कर चुके हैं। देखिए ये पीडीएफ को भी देखिए, जो हिमनद पिघलती है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर ये अगर यहाँ पर यहाँ पे ये क्या है, पर्वत पहाड़ है, ठीक है। अगर जैसे जैसे जो डिग्री अगर यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, एक यहाँ पर 1.1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है कि धीरे धीरे हमेशा कम होने लगती है। सॉरी, 1.1 डिग्री सेल्सियस हर साल यहाँ पर लगभग वैश्विक स्तर पे ये पूरे विश्व में यहाँ पर ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है। तो हर साल धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे पर्वत पहाड़ धीरे धीरे यहाँ से समाप्त होने लगेंगे, ये क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। एक इस एरिया में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। अगर ये हिमनद अगर पिघलता है तो क्या होगा इसके पिघलने से, मंदिर जी आप बताइए। अगर ये हिमनद अगर यहाँ पे प्रत्येक साल धीरे धीरे पिघलने लगते हैं तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या कुछ जब हिमनद अंतर देखने को, पिघलने लगेंगे, क्या अंतर बोल दिखने रहे थे? मिलेगा जब हिमनद पिघलने लगेगी। हाँ, आपकी आवाज सही से नहीं सुनाई दे रही है। जी सर, कहने मतलब जब हिमनद ये जो बर्फ की पहाड़ियाँ जब पिघलने लगेंगी तो समुद्र का पानी बढ़ने लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। और ये वर्तमान में हो रही है, यही वर्तमान में हो रही है, क्योंकि ये पिघलती जा रही, ग्लेशियर की पिघल रही है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। ग्लेशियर हम लोग का प्रत्येक साल लगभग हर साल यहाँ पे धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग में इतनी ज्यादा जलवायु परिवर्तन हुए, इतनी ज्यादा ग्रीष्म उसका मौसम देखने को मिलता है, जिस कारण से ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रही है। अगर ये जो ग्लेशियर पिघलती है तो इसके जितना भी जो पानी है ये क्या हो जाएगी, समुद्र में बहने लगेगी, और समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ने लग जाएगा। वो प्रत्येक साल देखेंगे कि समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ेगा। लगभग ऐसा अनुमान है कि लगभग 2100, यहाँ हिमनद पिघलना में लिखिएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक बर्फ का, आर्कटिक और अंटार्कटिक बर्फ का तेजी से पिघलना, तेजी से पिघलना जिससे समुद्र का स्तर, जिससे समुद्र का स्तर, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेगा 2100 तक, 2100 तक 0.3 से 1 मीटर की संभावना, जैसा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2100 ईस्वी तक, 2100 ईस्वी तक क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये लगभग 0.3 से 1 मीटर तक ये क्या हो रही है कि बढ़ जा रही है। 2100 तक क्या देखने को मिलेगा, ये धीरे धीरे कितना बढ़ रही है, ये लगभग 0.3 से 1 मीटर तक बढ़ते जा रही है। उसके आगे में लिखिएगा मानव जीवन, मानव जीवन लिखिएगा इसके आगे में, इसके आगे लिखिएगा मानव जीवन। मानव जीवन में लिखिएगा खाद्य और जल संकट, खाद्य और जल संकट, खाद्य और जल संकट,
कॉमा स्वास्थ्य समस्याएं, कॉमा स्वास्थ्य समस्याएं। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का अर्थ क्या होता है पता है? हीट स्ट्रोक कॉमा संक्रामक रोग, ब्रैकेट बंद। हीट स्ट्रोक का अर्थ होता है कि जैसे हम लोगों को गर्मियों में जो लू लगती है उसी को ही कहा जाता है हीट स्ट्रोक। अधिक तापमान रहने से जो हम लोग को गर्मी लगती है जिसे कहा जाता है हीट स्ट्रोक, कॉमा संक्रामक रोग। उसके बाद देखिएगा और प्रवास में वृद्धि, और प्रवास में वृद्धि। यहाँ उसके आगे लिखिएगा भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव। भारत पर प्रभाव क्या देखने को मिलता है? पहला पॉइंट लिखिएगा मानसून में अनियमितता, मानसून में अनियमितता, मानसून में अनियमितता। इसमें लिखिएगा मानसून में अनियमितता में भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, भारत में कृषि अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का पैटर्न बदल रहा है, मानसून का पैटर्न बदल रहा है। यहाँ तक हो गया है। देखिए भारत मानसून में अनियमितता का अर्थ क्या होता है कि जैसे मौसम क्या होता है अचानक से बदल जाना। ये कभी जैसे जिस प्रकार से ठंड गर्मी और बरसात होती है उस प्रकार से नहीं, कभी भी अचानक से आ जाना ठंड या तो फिर लेट से आना, इसी को क्या कहा जाता है? अनियमितता। ये नियमित रूप से नहीं चलती है। जैसा कि हम लोग इसमें क्या क्या होते हैं, देरी से शुरुआत, अनियमितता वर्षा और भारी बाढ़ या सूखे की घटनाएं बढ़ती है, ये सभी देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? ये अनियमित वर्षा होगी, भारी बाढ़ आएंगे या फिर सूखे की घटनाएं देखने को मिलेंगे। जैसा कि 2023 में हम लोग देख चुके थे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश के कारण क्या आया था? भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन का मतलब होता है कि जमीन का कटाव, जमीन का गिर जाना, पहाड़ ये सभी होते हैं तो अधिक बारिश होने के कारण क्या होती है कि वहां पर जमीन का कटाव हो जाती है, जिसे भूस्खलन कहा जाता है। और सेकेंड पॉइंट है हिमनदों का पिघलना। हिमनदों का पिघलना में हम लोगों ने देख चुका है। क्या इसमें भी लिखना है विभूति जी? देखिए हेलो, हाँ, क्या अब अभी और आगे लिखना है? जैसे सेकेंड पॉइंट है हिमनदों का पिघलना। इम्पोर्टेंट है, बताइए, लिखो ना। हाँ ठीक है, हिमनदों का पिघलना, इसमें क्या है? हिमालयी हिमनद जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का स्रोत है। तो जैसे हिमनद जो पिघलते हैं तो उसमें क्या क्या आते हैं? जितने भी जो नदी आते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये सभी नदियों का इसमें क्या होती है? स्रोत होती है, जिससे ये तेजी से पिघल रहे हैं और बहुत ही जल्दी में ये देखने को मिलता है कि बाढ़ और दीर्घकाल में जल संकट का खतरा हो सकता है। दीर्घकाल में क्या देखने को मिल सकता है? जल का संकट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है समुद्र स्तर में वृद्धि। समुद्र स्तर में वृद्धि ये हम लोग देखते आकलन कर रहे हैं कि लगभग 2100 ईस्वी तक, लगभग 2100 ईस्वी तक समुद्र स्तर में 0.3 से 1 मीटर तक बढ़ सकता है। 0.3 से 1 मीटर तक बढ़ सकता है। और इसमें क्या क्या देखने को मिलती है? गर्मी की लहरें,
गर्मी की लहरें क्या होती है, जैसे उत्तर और मध्य भारत में गर्मी की लहरें अधिक तीव्र और लगातार तेज हो रही है। उत्तर भारत में ये देखने को मिल रहा है क्या कि जो जैसे भी जो उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं, क्या पता है? उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर भारत में 28 राज्य हैं। उत्तर पूरे भारत में हम उत्तर भारत के बोल रहे हैं, उत्तर और मध्य भारत में जो है, ये तो पूरे भारत का आप बता रहे हैं। देखिए जितने भी जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हो गए, जितने भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, शिमला, ये सब जितने भी राज्य हैं, ये सभी में धीरे धीरे गर्मी की तापमान धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। राजस्थान और गुजरात में यह जो तापमान है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यह लगभग कितना तक पहुंच चुका है? 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, और जिससे हीट स्ट्रोक्स ये सभी देखने को मिलता है। उसके बाद है कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि और खाद्य सुरक्षा क्या होती है? फसल चक्र में बदलाव, कम उपज और कीटों की समस्या लगातार बढ़ती है। और क्या क्या देखने को मिल रहा है कृषि और खाद्य सुरक्षा में? फसल चक्र में बदलाव, जैसे अगर जिस प्रकार से जो मौसम के अनुसार ही फसल भी लगाए जाते हैं, अगर मौसम में परिवर्तन आएंगे तो धीरे धीरे ये फसल चक्र में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से ये चावल और गेहूं को का खेती में हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से जैव विविधता में हानि होगी। अगर पानी ये सब सही रूप से नहीं आएंगे, अगर सही रूप से जिस प्रकार से आते हैं उस प्रकार से नहीं आते हैं, तो सभी का जितना भी जो हम लोगों का जैव विविधता है, इसमें भी हम लोगों को हानि देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र ये पूरे के पूरे तरह से बदल जाएंगे, और हिमालयी वन में भी खतरा देखने को मिलेंगे, जैसे जिसे बाघ, तेंदुआ, ये सभी प्रजातियां जो है ये भी प्रभावित होने लगेगी। अगर जैसे वन समाप्त होंगे तो वनों में जितने रहने वाले जानवर ये सभी हैं, उनमें भी ये काफी अंतर देखने को मिलेगा। देखिए अब कुछ यहाँ पर MCQ प्रश्न को ला रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि हम लोग किस प्रकार का सिलेबस से आगे में चलेंगे। देखिए अब उसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो सभी को यहाँ पर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर भारत में मानसून की अनियमितता का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ रहा है? यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। ऑप्शन A, B, C, D क्या होगा? कृषि। हाँ जी बिल्कुल, कृषि। मंजीत जी अब आप भी बता सकते हैं, क्लास में है क्या मंजीत जी? आप भी, मंजीत जी क्या आप हैं क्लास में? नहीं है। नहीं है, फिजिकली है, मेंटली नहीं है यहाँ पर। देखिए क्लास 2 क्वेश्चन नंबर 2, हिमालयी हिमनदों, हाँ हिमालयी हिमनदों के पिघलने से उत्तर भारत की नदियों पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है? जल स्तर में स्थायी वृद्धि। जल स्तर में अस्थायी वृद्धि। स्थायी। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है जल की कमी, क्योंकि क्या अस्थायी सर? कहीं ये ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका उत्तर, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं क्यों, क्योंकि ये किसी भी हिमनदों का जो पिघलेगा
तो कभी भी जल स्तर में अस्थायी रूप से वृद्धि नहीं ला सकता है। ये एक समय में वृद्धि ला सकता है, उसके बाद धीरे धीरे कमी हो सकती है। ये एक समय में ला सकती है, मगर काफी समय के बाद क्या होगा, कमी ले आएगी। तो ये हम लोग अस्थायी के रूप में, ये हम लोग परमानेंट के रूप में नहीं देखेंगे इसको। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। भारत में गर्मी की लहरों का स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? भारत में हिस्टोरा का निर्जलीकरण। हाँ जी, निर्जलीकरण। हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, उत्तर भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की घटनाएं सबसे अधिक कहाँ देखी गई है? सर हिमाचल और उत्तराखंड में। हिमाचल और उत्तराखंड में। हाँ जी बिल्कुल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सबसे ज्यादा परिवर्तन कहाँ देखने को मिला है? सर बी। हिमाचल और उत्तराखंड। हिमाचल और उत्तराखंड में। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत में भूजल स्तर की कमी का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है? वनों की कटाई की वृद्धि। वनों की वृद्धि। वनों कटाई की वृद्धि। अच्छा, ऑप्शन नंबर कौन सा बोल रहे हैं? 1 मिनट। भूजल स्तर की कमी का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध? अनियमित मानसून और सूखा। बी नंबर। हाँ जी बिल्कुल, अनियमित मानसून और सूखा। मंजित जी आप भी बता सकते हैं। जी सर जी, अनियमित मानसून और सूखा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रजातियों का विलुप्त होना। प्रजातियों का बिल्कुल। विलुप्त होना। आपका भी यही जवाब है मंजित जी? सर 1 मिनट जी। हाँ सही जवाब है, प्रजातियों का विलुप्त होना। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चावल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर इसमें आएगा कीटों की समस्या बढ़ रही है। बी सर बी, उपज में कीटों की समस्या बढ़ रही है। कीटों की समस्या। जी हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा, उपज में कमी और कीटों की समस्या। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सर दूसरा, स्मोक की तीव्रता में वृद्धि। जी हाँ स्मॉग की तीव्रता में वृद्धि। बहुत ही अच्छा, सही जवाब है। वृद्धि जी। बात जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय प्रवाह का मुख्य कारण। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जलवायु परिवर्तन क्या प्रभाव। सर शहरीकरण। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। क्वेश्चन
बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं। बी नंबर। ओके, मंजित जी क्या आपका भी यही उत्तर है? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 2 मिनट सर। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी समाज कम से कम। सर दोनों लग रहे हैं, एक तो शहरीकरण और बाढ़ और सूखा प्राकृतिक आपदाएं। देखिए जो महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो पर्यावरणीय प्रवास इसका जो है वो ऑप्शन बी होगा, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं। जी ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। सर भूस्खलन और हिमस्खलन। चुप। भूस्खलन और हिमस्खलन। जी हाँ जी जी बिल्कुल, बी आएगा सर इसका। हाँ जी बिल्कुल, भूस्खलन और हिमस्खलन। ये दोनों का मतलब क्या पता है? जी सर। सर भूस्खलन का मतलब तो है भूमि का सर पहाड़ियों का खिसकना, भूमि का हाँ। कटाव जिसको बोलते हैं। जी। और और हिमस्खलन का मतलब सर हिमालयों के इनका हिमालय पर्वतों का पिघलना हाँ शायद, खिसकना, हाँ वो भी बोल बर्फ सकते का। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, इसे NAPCC कहा जाता है, का कौन सा मिशन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए यहाँ पर है, ऑप्शन बी सी डी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। सर कौन सा पूछ रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 11। बी नंबर। हाँ जी बिल्कुल। सर एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, सर बाकी के तीन तीन दिखाइए ऑप्शन। हाँ हाँ बी होगा। हाँ जी बिल्कुल। ऑप्शन क्या होंगे इसका? बी है सर, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सौर और पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ सबसे अधिक प्रगति कर रही है? सर राजस्थान में। बी सर, हिमाचल और राजस्थान। आप बताइए विभूति जी। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी बिल्कुल, हिमाचल और राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 13। हिमालयी क्षेत्र में वनीकरण का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर बी, कार्बन अवशोषण और मिट्टी संरक्षण। हाँ जी बिल्कुल। आप बताइए विभूति जी। 1 मिनट सर। कार्बन अवशोषण व मिट्टी संरक्षण। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि तकनीकों का सबसे अधिक उपयोग किसमें हो रहा है? ड्रिप सिंचाई और सूखा। सब डीप सिंचाई और सूखा सहिष्णु सहिष्णु सही से। फसलें। जी। जी बिल्कुल, ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग जलवायु परिवर्तन को कैसे कम करता है? सर ऑप्शन दिखाइए। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिक होगा। ए बी सी डी। सर कार्बन उत्सर्जन कम करके। आप बताइए विभूति जी।
एक मिनट, कार्बन उत्सर्जन जो है कम करके, हाँ जी सीएफसी जो बिल्कुल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका उसको जब वो इलेक्ट्रिक होगा तो कम हो जाएगी, इसलिए उस कार्बन हाँ जी उत्सर्जन कम बिल्कुल। करके। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों का इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि वो कार्बन हम्म, डाइऑक्साइड ये सभी नहीं फैलाए। वह क्या करती है, उसका उत्सर्जन काफी कम करती है, इसीलिए उसको ये लाया गया है। जो कि जो जो वाहने होते हैं वो वो सीएफसी सीएफसी देते हैं ना, इसलिए इनको इलेक्ट्रिक लाया गया है। हाँ, सीएनजी गैस क्लोरोफ्लो का। हम्म। नहीं, सीएनजी का तो इलेक्ट्रिक में होता है ना, हाँ हाँ जी बिल्कुल। लेकिन तो वो जो तेल पेट्रोल वाली होती है वो सीएफसी देते हैं ना। अच्छा वो तो उसका उन्हें, बात कर रहे हैं आप। अच्छा, जो हाँ तो उसी को पेट्रोल कम और कर, डीजल। हाँ हाँ, जो पेट्रोल हाँ और डीजल गाड़ी उसी का को बात कम कर रहे करने के लिए, उसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक लाया गया है ना, हैं। हाँ जी जो बिल्कुल। इसमें सीएनजी होता है। तो सीएनजी से यानी हम्म, मतलब ये बात उसी को कम करने को बोल रहे हैं ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में ये जल नमामि। संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन, बी नंबर, हाँ जी, जल संरक्षण आप और बताइए। पारिस्थितिक संतुलन। जल हाँ संरक्षण और पृथ्वी पारिस्थितिक संतुलन। हाँ, 17 नंबर बताइए। भारत में जलवायु परिवर्तन जागरूकता कार्यक्रम से जो प्रभावी मंच कौन सा है? सर स्कूल और सामुदायिक कार्यशालाएं। जागरूकता कार्यक्रम सबसे प्रभावी मंच कौन? जलवायु परिवर्तन जागरूकता कार्यक्रम पर स्कूल और सामुदायिक कार्यशालाएं। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य में उत्तर भारत की क्या भूमिका हो सकती है? सर सर नवीकरणीय ऊर्जा और हरित। बी नंबर, नवीन ऊर्जा हरित क्रांति का अपनाना। हाँ जी बिल्कुल। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है विभूति जी? हम्म, नहीं नवीकरणीय कहने मतलब ऊर्जा। नवीकरण, नई 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 जो नई हो, नई नई तरीके से नवीकरण करना। नहीं नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है जिसका प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है जिसका प्रयोग हम लोग एक बार कर सके। अगर ये समाप्त हो ओके जाए सर। तो बनने में काफी समय लगती है। बाद में जलवायु जागरूकता कार्यक्रम, बाद में चलिए। क्वेश्चन नंबर 19। सर जलवायु हरित भवन और कैसे परिवहन को बढ़ावा देकर सार्वजनिक जलवायु परिवहन को बढ़ावा देकर। भारत ने स्मार्ट सिटी परियोजना जलवायु परिवर्तन को करने में कैसे योगदान दे, कम करने में हरित भवन और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में व्यक्तिगत स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने से प्रभावी कदम कौन सा? सर ऊर्जा संरक्षण और पुनर्चक्रण। हाँ जी, ऊर्जा संरक्षण और पुनर्चक्रण। जलवायु परिवर्तन निपटने का यानी कि जलवायु कदम क्या है? ऊर्जा संरक्षण करना और पुनर्चक्रण करना। ऊर्जा संरचना और पुनर्गठन। देखिए, ये जो चैप्टर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये काफी आसान चैप्टर है। तो इसमें ज्यादा हम लोग को उतना भी हार्ड नहीं प्रश्न आता इसका। ये सिर्फ बस हम लोग को कॉन्सेप्ट इसका समझना होगा। कुछ कुछ जो मिशन ये सब है कि तो उसका मिशन के बारे में मैं एक स्पेशल क्लास रख दूंगा जिसमें सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अभी और इसके बाद जलवायु परिवर्तन के बाद जो हमारा इसका क्वेश्चन पीडीएफ तो अपलोड कर दिया गया है। जो सिलेबस है हम लोग का, सिलेबस यहाँ पर। देखिए,
हम लोग को ये सिलेबस पूरा का पूरा 1 मंथ में भी कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो है यहाँ पर डेट सुधार करना है। यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में भी अभी कुछ क्वेश्चन को लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद यहाँ पर जो भी इसके लिए जो परिवर्तन ये सब लाए जाते हैं वो सभी को देखना है। इस चीज को आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है क्या, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, इसके बारे में बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर आएगा सतत विकास और अर्थव्यवस्था। इसमें क्या क्या देखेंगे, हरित अर्थव्यवस्था, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, इन सभी को देखेंगे। उसके बाद के क्लास में लाएंगे पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य। पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य, इनको लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे। जो भी इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे आते हैं, यहाँ पर वैश्विक पर्यावरण चुनौती जो आते हैं, डेजर्टिफिकेशन, महासागर अम्लीय क्यों होता है, इन सभी को हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हैं। आज यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें से किसी को भी कुछ प्रश्न है क्या? मंजित जी, विभूति जी, यहाँ पर किसी को कोई भी प्रश्न है क्या? नहीं सर। हाँ जी, इसके लिए टेस्ट सीरीज को भी लाया जाएगा। तो अभी तो जब तक है तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज को आज की क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा, काफी टेस्ट सीरीज को। उसके बाद ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज लाया जाएगा, ज्योग्राफी और इकोलॉजी, ये दोनों का टेस्ट सीरीज आप लोगों को। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि लाइव टेस्ट यहाँ पर रखा जाएगा आप लोगों के लिए। जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए क्या लाया जाएगा, लाइव टेस्ट। ये यहाँ पर कॉपी में लिख सकते हैं कि कब कब क्या क्या टॉपिक ये सभी होंगे। जलवायु परिवर्तन, उसमें क्या क्या टॉपिक है, सतत विकास और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट है। सतत विकास तो आप लोग कर सकते हैं, मगर जो अर्थव्यवस्था है इसको थोड़ा देखना है, जिसमें यहाँ पर हरित अर्थव्यवस्था और सर्कुलर अर्थव्यवस्था, ये दोनों आते हैं इस दिन में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा जो है, इन सभी को हम लोग आज के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर बस डेट को यहाँ पे सही अरेंज करना है, 24 मई, क्योंकि ये पहले जून में होना था इसलिए बना कर रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर आ गए हैं जो आज से ही ये क्लास को स्टार्ट किया गया है। आज से आप लोगों को सभी बहुत ही क्लास होंगे आज से, काफी सब्जेक्ट के लिए काफी टीचर आज से लाएंगे हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं सर। हाँ जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। विभूति जी, आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है अभी कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ आज की क्लास की नहीं, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट का भी कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। नहीं सर, अदर सर अभी डाउट तो नहीं है, लेकिन आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, जो प्रॉब्लम होगी आपको शेयर करेंगे जो भी रहे के बाद। हाँ जी, हाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं 9852 291365। चलिए ठीक है, 9852 हाँ 9852 29 29 1365। 1365। ओके सर। ओके।
बनाएंगे।